वक्त जो खबर आ रही है वो यूक्रेन से। यूक्रेन युद्ध में पहली न्यूक्लियर एंट्री हुई है। रूस ने आईसीबीएम सरमत को युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। सरमत रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल है। सरमत मिसाइल की रेंज करीब 18,000 किलोमीटर है और इसे अब रूस ने तैनात कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। तो नेटो देशों की मदद से यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की सेना की ड्रोन स्ट्राइक बहुत तेज हो गई है। यूक्रेन के टारगेट पर अब रूस के एयरबेस हैं। 50 घंटे के अंदर यूक्रेन रूस के 6 एयरबेस को तबाह करने की कोशिश कर चुका है। यूक्रेन ने आधी रात को एक बार फिर से स्कोव एयरबेस पर ड्रोन दागे। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से क्रेमलिन में हड़कंप मच गया है। रूस में मांग होने लगी है कि अगर अपने एयरबेस को बचाना है तो यूक्रेन पर परमाणु हमला करना होगा। तो सवाल यही है कि क्या अब पुतिन अंतिम विकल्प अपनाने जा रहे हैं? क्या यूक्रेन पर परमाणु प्रहार होने वाला है? रूस के एयरबेस पर ड्रोन से लगातार भीषण प्रहार किया जा रहा है। यूक्रेन पिछले 50 घंटे में रूस के 6 एयरबेस को टारगेट कर चुका है। यूक्रेनी सेना हर दिन रूसी एयरबेस पर ड्रोन दाग रही है। रात होती है, अंधेरा छाता है और इसी के साथ यूक्रेन का ऑपरेशन एयरबेस लॉन्च हो जाता है। क्रेमलिन एटमी हमला कर यूक्रेन को खत्म करने की धमकी लगातार दे रहा है, लेकिन यूक्रेन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन के हमले तेज होते जा रहे हैं। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना के इस वक्त एयरबेस हैं। यूक्रेनी फोर्स ने आधी रात को स्कोव एयरबेस पर फिर से धावा बोल दिया। स्कोव के आसमान में एक के बाद एक कई ड्रोन पहुंचे, लेकिन इस बार यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिल सकी। रूसी एयर डिफेंस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन को हवा में ही तबाह कर दिया। चलते हुए ड्रोन का मलबा नीचे गिरा तो पेस्कोव में आग लग गई। आसमान बारूदी धुएं से भर गया। यूक्रेन ने 50 घंटे के अंदर दूसरी बार स्कोव एयरबेस पर हमले की कोशिश की तो स्कोव में हड़कंप मच गया। स्कोव के एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, हवाई उड़ानों पर रोक लगा दी गई और एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। यूक्रेन ने उसी स्कोव एयरबेस को फिर से तबाह करने की कोशिश की, जहां उसने बुधवार को बड़ा विनाश किया था। बुधवार को यूक्रेन की ड्रोन स्ट्राइक में स्कोव एयरबेस पर खड़े रूस के 7 विमान तबाह हो गए थे। इनमें एक Tu-22 बॉम्बर था, जबकि 6 IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान। अब इस तबाही की सैटेलाइट तस्वीर आई है। पेस्कोव पर यूक्रेन ने कुछ इस तरह से हमला किया था। ड्रोन अटैक के साथ ही 3 जगहों पर धुएं का गुबार उठा। यूक्रेन के हमले में रूस के IL-76 विमान कैसे जल गए, इसका सबूत भी आ गया है। आसमान से ड्रोन गिरा, धमाका हुआ और IL-76 विमान जलकर खत्म हो गया।
इसी तरह स्कोव एयरबेस पर खड़े रूस के 6 IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान और एक Tu-22 बॉम्बर भस्म हो गया। सिर्फ स्कोव ही नहीं बल्कि यूक्रेन 50 घंटे में रूस के 6 एयरबेस पर हमला करने की कोशिश कर चुका है। बुधवार को यूक्रेन का एक हमला कामयाब भी हो गया। स्कोव में रूस की सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। स्कोव में यूक्रेन ने पहला हमला 30 अगस्त की रात में किया। यह अटैक सफल रहा। रूस के 7 विमान तबाह हो गए। स्कोव एयरबेस पर 31 अगस्त की रात को भी ड्रोन हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन यह हमला नाकाम हो गया। 31 अगस्त को ही यूक्रेन ने क्रीमिया एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन रूस ने सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। 30 और 31 अगस्त को कुर्स्क एयरबेस को भी दहलाने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश नाकाम रही। 31 अगस्त को मॉस्को के पास मौजूद एयरबेस को तहस नहस करने का प्रयास हुआ, लेकिन हमला नाकाम हो गया। यानी इस वक्त यूक्रेन के टारगेट पर रूस के 6 एयरबेस हैं। पिछले 50 घंटे से यूक्रेन इन्हीं को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इस बीच बुधवार को स्कोव एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन अटैक को लेकर बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के पीछे नेटो का बड़ा हाथ है। पश्चिमी देशों के सपोर्ट से ही यूक्रेन बड़े विध्वंसक हमले कर रहा है। यह वही हमला है जिसने वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दबा दिया है। पुतिन एटमी वॉर शुरू कर सकते हैं क्योंकि स्कोव एयरबेस पर उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने 50 घंटे में रूस के 6 एयरबेस को टारगेट करने की कोशिश की। स्कोव एयरबेस पर यूक्रेन का हमला कामयाब हो गया। रूस को कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने बुधवार को स्कोव एयरबेस पर अटैक किया था। हमले में एक Tu-22 बॉम्बर बर्बाद हो गया था। एक Tu-22 बॉम्बर की कीमत 6000 करोड़ रुपए होती है। इसी हमले में रूस के 6 IL-76 ट्रांसपोर्ट विमान भी जल गए थे। इन 6 विमानों की कीमत 2538 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा 2200 करोड़ रुपए के रनवे और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान हुआ है। और इस तरह से सिर्फ स्कोव एयरबेस पर रूस को 10,738 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है। 10,738 करोड़ रुपए का नुकसान स्कोव एयरबेस पर हुआ है। इसके अलावा पिछले 3 महीने में यूक्रेन रूस के 24 फाइटर जेट को तबाह कर चुका है। 24 लड़ाकू विमानों की कीमत करीब 7,944 करोड़ रुपए थी। अब अगर इन दोनों नुकसान को जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा 18,682 करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है। मतलब यह कि रूसी सेना के 18,682 करोड़ रुपए के विमान जलकर खाक हो गए हैं। रूस में यूक्रेन के ड्रोन अटैक में बहुत तेजी आ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि कीव ने 1000 से ज्यादा ड्रोन फ्रंट लाइन पर भेज दिए हैं। यूक्रेनी फोर्स इन्हीं ड्रोन से रूसी एयरबेस को टारगेट कर रही है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अगस्त महीने में यूक्रेन 25 बार सफल ड्रोन हमला कर चुका है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन के टारगेट पर रूस के एयरबेस क्यों हैं? यूक्रेनी फोर्स बार बार रूसी एयरबेस पर अटैक क्यों कर रही है? असल में रूस यूक्रेन पर हवाई हमले ज्यादा कर रहा है। यही वजह है कि यूक्रेन रूस के एयरबेस और एयरक्राफ्ट को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन के ऑपरेशन एयरबेस के पीछे जेलेंस्की का विंटर प्लान भी है। यूक्रेनी फोर्स सर्दी में भीषण प्रहार की तैयारी कर रही है।
दरअसल सर्दी में युद्ध के मैदान बर्फ में बदल जाएंगे, जमीन पर युद्ध करना मुश्किल हो जाएगा, पैदल सेना हमले नहीं कर पाएगी। उस वक्त सिर्फ एयर अटैक का ही रास्ता बचेगा। रूसी सेना हवाई हमले के मामले में यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ेगी। यही वजह है कि यूक्रेन ड्रोन विस्फोट कर रूसी एयरफोर्स को कमजोर कर रही है। इसके अलावा यूक्रेन रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट कर रहा है। यूक्रेन के ऑपरेशन एयरबेस से क्रेमलिन दहशत में है, क्योंकि यूक्रेन रूस के स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स को तबाह कर रहा है। रूस अब अपने बॉम्बर की कैमोफ्लेजिंग कर रहा है, मतलब उसका रंग, रूप और भेष बदल रहा है, ताकि क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के नेविगेशन सिस्टम को भ्रमित किया जा सके। रूसी सेना ये कदम यूक्रेन के हालिया ड्रोन हमलों की वजह से उठा रही है। उधर क्रेमलिन यूक्रेन के ड्रोन अटैक से बहुत भड़का हुआ है। रूस ने विश्व विनाश की नई धमकी दे दी है। रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि क्रीमिया पर हमले को हरी झंडी देकर पश्चिम ने विश्व संहार की नींव रख दी है। तो रूसी जर्नलिस्ट व्लादिमीर सोलोव्योव ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो पर तत्काल प्रभाव से एटमी हमला करने की मांग की है। और इस तरह से विश्व महाविनाश की तरफ बढ़ गया है। पुतिन परमाणु प्रलय लाएंगे तो नेटो भी परमाणु से ही पलटवार करेगा। वार पलटवार में विश्व का बहुत बड़ा भूभाग कब्रिस्तान बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ब्रेकिंग न्यूज जो युद्ध से जुड़ी हुई है वो ये कि रूस ने ड्रोन हमलों के लिए नेटो को जिम्मेदार बताया है। 7 दिनों में रूस में 281 ड्रोन गिराए गए हैं। 29 ड्रोन रूस के पश्चिमी हिस्से में ध्वस्त हुए हैं। पश्चिमी हिस्से में ड्रोन नेटो देशों से लॉन्च किए गए हैं। ये बड़ा आरोप रूस द्वारा लगाया जा रहा है नेटो पर। रूस ने नेटो पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया है। कहा कि जो पश्चिमी हिस्से में ड्रोन आए हैं वो नेटो की धरती से आए हैं, यानी नेटो ने लॉन्च किए हैं। ये सीधा आरोप रूस का नेटो पर। रूस का यह कहना है कि नेटो कर रहा है ये ड्रोन अटैक रूस पर, जिसकी वजह से रूस को बड़ा नुकसान हो रहा है। युद्ध के 1.5 साल के काल में यूक्रेन रूस पर लॉन्ग रेंज अटैक नहीं कर पाया, लेकिन 30 अगस्त को यूक्रेन की मिसाइल फोर्सेस ने दावा किया कि क्रीमिया पर 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल से हमला किया गया है। तो क्या सच में यूक्रेन ने कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल विकसित कर ली है? जंग शुरू होने के बाद तक भी यूक्रेन के पास कोई लॉन्ग रेंज गाइडेड वेपन सिस्टम नहीं था। फिर अचानक ये लॉन्ग रेंज मिसाइल कहां से आई? क्या यूक्रेन और नेटो के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? क्या यूक्रेन की किसी मिसाइल को अमेरिकी डिफेंस डेवलपर ने अपग्रेड किया है, या फिर किसी नेटो देश की मिसाइल यूक्रेन को दे दी गई है? युद्ध में बीते 50 घंटे इस बात के साक्षी हैं कि यूक्रेन का पलड़ा इस बार रूस से बहुत भारी है। स्कोप से लेकर मॉस्को और क्रीमिया तक यूक्रेन की बारूदी बरसात से रूसी धरती धड़क रही है। जो यूक्रेन बीते 1.5 साल में ड्रोन हमले भी कामयाबी से नहीं कर पा रहा था, उसने बीते 50 घंटे में युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल दिया है। यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव को 2 फ्रंट पर बांट दिया है। पहला फ्रंट है इन्फैंट्री और दूसरा फ्रंट है मिसाइल हमले। पहले फ्रंट पर यूक्रेन के जवान ईस्टर्न यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जंग लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ईस्टर्न फ्रंट लाइन से बहुत दूर तैनात किए गए मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। इनका टारगेट क्रीमिया और स्कोप में रूस के सैन्य ठिकाने हैं। यूक्रेन अब तक रूस को ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने से रोक रहा था, लेकिन अब उसका मिशन है रूस के सबसे अहम सैन्य ठिकानों को ध्वस्त करना।
यूक्रेन को इस मिशन के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइलों की जरूरत है जो उसके पास नहीं है। यूक्रेन के पास इस वक्त 2 ही मिसाइलें हैं। पहली है रिम 2 और दूसरी मिसाइल है नेपच्यून। रिम 2 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। रिम 2 की रेंज 300 किलोमीटर है और नेपच्यून मिसाइल की रेंज है करीब 400 किलोमीटर। यानी दुनिया की जानकारी में यूक्रेन के पास जो मिसाइलें हैं वो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर हमला नहीं कर सकती। लेकिन 31 अगस्त की शाम देश के नाम ज़ेलेंस्की ने जो संबोधन जारी किया, ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके नए हथियारों की रेंज 700 किलोमीटर है। लेकिन ज़ेलेंस्की ने जो कहा उससे भी ज्यादा बड़ी बात कही है यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव एलेक्सी दानिलोव ने। यूक्रेन के नए हथियारों का सफल परीक्षण हो चुका है। अब यूक्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी से भी लंबा हमला कर सकता है। दानिलोव ज़ेलेंस्की के बयान से भी ज्यादा रेंज के हथियारों की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में यूक्रेन ने इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली कोई मिसाइल बना ली है? अगर बना ली है तो यूक्रेन ने नई मिसाइल का नाम क्यों नहीं बताया? या यूक्रेन और अमेरिका के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है? या अमेरिका ने यूक्रेन के पुराने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया है? या फिर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी हैं? रूस की तरफ से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन और नेटो के बीच कोई सीक्रेट डील हुई है और नेटो देशों की किसी मिसाइल का रूप बदलकर यूक्रेन को सप्लाई की जा रही है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। नेटो सदस्य 2 देशों के पास कई लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका के पास पहली लॉन्ग रेंज मिसाइल है JSSM। JSSM एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, यानी हवा से फायर की जाती है। इसकी रेंज यानी हमला करने की क्षमता 1000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है AGM-86। AGM-86 भी हवा से ही टारगेट पर दागी जाती है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर तक है। अमेरिका के पास तीसरी मिसाइल है टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। टॉमहॉक एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को समंदर और जमीन से फायर किया जाता है। इसकी रेंज भी 2500 किलोमीटर है। लॉन्ग रेंज मिसाइलों वाला नेटो का दूसरा सदस्य देश है फ्रांस। फ्रांस के पास स्कैल्प नेवल मिसाइल सिस्टम है। इसको जहाज से फायर किया जाता है। इसकी रेंज 1000 से 1400 किलोमीटर तक है। फ्रांस के पास दूसरी मिसाइल है M51। इस मिसाइल से सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, यानी पनडुब्बी से ये फायर की जाती है। इस मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर तक है। रूस के कयास हैं कि यूक्रेन के मित्र देशों ने उसको कोई ऐसी मिसाइल दी है जिससे वो लंबी दूरी तक बड़े हमले कर रहा है। यूक्रेन अभी बाल्टिक देशों से सटे रूस के सीमाई शहरों पर हमले कर रहा है। यूक्रेन मॉस्को तक हमले कर रहा है। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि उसकी रेंज उन रूसी क्षेत्रों तक हो गई है जो प्रशांत महासागर से सटे हुए हैं। यूक्रेन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव दानिलोव ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि स्कोप जल रहा है। क्रीमिया में कब्जाधारी रूस पर हमले हो रहे हैं। सेवास्तोपोल की बारी नजदीक है। सेंट पीटर्सबर्ग भी जरूर दहलेगा। नंबर कामचटका का भी आएगा।
दानिलोव के बयान के आधार पर दूरी मापी जाए तो ये कयास ज्यादा मजबूत लगते हैं कि अमेरिका ने या तो यूक्रेन की किसी मिसाइल को अपग्रेड करके लॉन्ग रेंज बना दिया है या फिर उसे नाम बदलकर कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी गई। दानिलोव ने जिन जगहों के बारे में दावा किया उनकी दूरी यूक्रेन प्रशासित शहर से नापी जाए तो हैरानी होगी। ज़ेपोरिजिया से सेवेस्तोपोल की दूरी 570 किलोमीटर है। ज़ेपोरिजिया से सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1750 किलोमीटर है। ज़ेपोरिजिया से कामचटका की दूरी 7000 किलोमीटर से ज्यादा है। अब तक ईस्टर्न फ्रंट लाइन के एक शहर को जीतने के लिए कई महीने तक जंग लड़ने वाले यूक्रेन के पास इतनी ताकत अचानक कैसे आई कि वो रूस के उस क्षेत्र को निशाना बनाने का दावा कर रहा है जो जापान के नजदीक प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रूस के कई अहम सैन्य ठिकाने हैं। रूस ने कुरिल आइलैंड और कामचटका आइलैंड पर अपनी न्यूक्लियर तैनाती की है। कुरिल आइलैंड के नजदीक रूस की सबमरीन तैनात है और साथ ही कामचटका आइलैंड पर स्ट्रैटेजिक मिसाइलें तैनात हैं। रूस इस क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए बड़ा खतरा है। तो क्या इस खतरे से निपटने के लिए नेटो ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी है? और क्या इसी दम पर यूक्रेन कामचटका का सैन्य बेस तबाह करने का दावा कर रहा है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रूस का पहला टारगेट जापान है। जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। रूस का दूसरा सॉफ्ट टारगेट साउथ कोरिया हो सकता है, जहां यूएस के 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस मौजूद हैं। प्रशांत महासागर के दक्षिणी छोर पर मौजूद फिलीपींस को भी रूस की पैसिफिक फ्लीट टारगेट कर सकती है। इस इलाके में अमेरिका के 8 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। सबसे अहम है पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड गुआम, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस है। इसके अलावा 52 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं। अमेरिकी मेनलैंड हवाई को भी रूसी नौसेना टारगेट कर सकती है, क्योंकि हवाई के होनोलुलु में ही अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर है। इसके साथ 143 सैन्य अड्डे हैं। ज़ेलेंस्की और उनके सुरक्षा सचिव का दावा बहुत घातक है। अगर सच में यूक्रेन की रेंज कामचटका तक हो चुकी है तो इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका ने कीव तक 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल सीक्रेट तरीके से पहुंचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन में एक नारा लगाया जा रहा है, द वॉर इज कमिंग होम टू रशिया। वेस्टर्न मीडिया भी बार बार दावा कर रहा है कि अब युद्ध यूक्रेन की जमीन से रूस की जमीन पर शिफ्ट हो रहा है। यह दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को यूक्रेन के हमलों से सुरक्षित नहीं है। यूक्रेन लगातार 20 दिन से मॉस्को पर हमले कर रहा है। 1 सितंबर को भी यूक्रेन ने 3 घंटे के अंतराल पर राजधानी को 2 बार दहला दिया। रूस ने अब यूक्रेन की कैपिटल पर कब्जे का डबल ब्लूप्रिंट बनाया है। क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। यूक्रेन ने इतने ड्रोन हमले किए हैं कि मॉस्को का मौसम बारूदी हो गया है। मॉस्को सिटी सेंटर ड्रोन हमले से गूंज उठा। मॉस्को के अहम ठिकानों पर भी यूक्रेन के ड्रोन बरस रहे। 1 सितंबर को भी यूक्रेन ने मॉस्को पर हमले जारी रखे। 1 सितंबर को मॉस्को पर 2 बार ड्रोन हमले हुए। पहले हमले के 3 घंटे बाद यूक्रेन ने दोबारा ड्रोन हमले किए। खतरे को देखते हुए मॉस्को में विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ बंद करनी पड़ी। काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन ने बैटल ऑफ कैपिटल छेड़ दी। अब से पहले मॉस्को पर इतने ड्रोन हमले नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं।
मॉस्को पर लगातार 20 दिन से यूक्रेन के ड्रोन हमले जारी हैं। मॉस्को की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की संख्या बढ़ाई जा रही है। मॉस्को में पंजशीर और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए गए हैं। यूक्रेन ड्रोन हमले करके मॉस्को में कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, लेकिन इतना तय है कि पुतिन और उनकी सरकार पर इन हमलों का मानसिक दबाव बहुत बढ़ा है। मॉस्को पर हमले करने में मिली कामयाबी से यूक्रेन का मनोबल ऊंचा है और कीव में नारा लगाया जा रहा है, द वॉर इज कमिंग होम टू रशिया। मॉस्को पर बढ़ रहे हमलों से रोज रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। इस बैठक में यूक्रेन के हमले रोकने और प्रतिशोध की रणनीति तैयार हो चुकी है। पुतिन ने अपनी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस को कीव पर हमले बढ़ाने की हरी झंडी दे दी है। स्कोव एयरबेस पर हमले के बाद से लगातार रूस कीव पर मिसाइलें बरसा रहा है। ये तस्वीरें 30 अगस्त को हुए मिसाइल हमले के बाद की हैं। महीनों बाद रूस ने कीव पर इतना बड़ा मिसाइल हमला किया कि एक बड़ी इमारत तबाह हो गई। मिसाइल विस्फोट से उड़े मलबे से आसपास के इलाके को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कीव पर हो रही मिसाइल वर्षा से नुकसान बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की सरकार सच दबाने और छिपाने की कोशिश में लगी है। कीव पर बीते 20 दिन में 50 से ज्यादा मिसाइल हमले हो चुके हैं। इन हमलों की तस्वीरें और खबरें सरकार छिपा रही है। हमलों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की पाबंदी है। सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तस्वीरें डिलीट की जा रही हैं। विदेशी मीडिया को मौके पर जाने से रोका जा रहा है। लेकिन कीव पर अब बारूद की सबसे बड़ी बरसात होने वाली है। पुतिन ने यूक्रेनी कैपिटल को तहस नहस करने का ऑर्डर दे दिया। स्कोव और मॉस्को पर हमले के बाद एक बार फिर कीव पर सिलसिलेवार मिसाइल हमले हो सकते हैं। कीव की अहम सैन्य इमारतें खाली की जा रही हैं। इंटेलिजेंस ऑफिस के दफ्तर खाली हो चुके हैं। वीआईपी नेताओं के सरकारी आवास खाली करा दिए गए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दफ्तर खाली हो चुका है। ज़ेलेंस्की को परिवार सहित सुरक्षित बंकर में भेज दिए जाने की खबर है। दरअसल पुतिन ने इस बार कीव पर हमले का दोहरा प्लान बनाया है। पहले प्लान के तहत कीव के नीति निर्माताओं के ठिकाने टारगेट पर हैं। इन पर क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए जाएंगे। दूसरा प्लान है बेलारूस के रास्ते वैगनर के जरिए कीव पर हमला कराना। वैगनर का नया चीफ एंटोन वेलिजारोव को बनाया गया है। एंटोन का कोड नेम लोटस है। नए कमांडर को पुतिन की ओर से हमले का आदेश दे दिया गया है। वैगनर बेलारूस बॉर्डर से यूक्रेन में घुसपैठ करेंगे। वैगनर की छोटी छोटी टुकड़ियां घुसपैठ करेगी। बड़ी टुकड़ी सेना से सीधी जंग लड़ेगी। वैगनर के कुछ लड़ाकों को कीव पहुंचने का मिशन दिया गया है। कीव पहुंचने के बाद ये लड़ाके डर्टी बम से हमला करेंगे। वैगनर के डर्टी बम हमले और कीव पर मिसाइल अटैक के डबल प्लान से पुतिन ने कीव विजय का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। पुतिन ने ऑपरेशन F-16 लॉन्च कर दिया है। रूसी सेना के एजेंट यूक्रेन के उन पायलटों को खत्म कर रही है जिन्हें F-16 की ट्रेनिंग मिलने वाली थी। पिछले 7 दिनों में यूक्रेन के 9 पायलट खत्म हो चुके हैं। पुतिन के कातिलाना प्लान की जानकारी सामने आई तो कीव में कोहराम मच गया। ज़ेलेंस्की ने अपने स्पेशल 32 पायलट को अभेद्य बंकर में छिपा दिया है। तो सवाल यही है कि क्या पुतिन के एजेंट इन सभी पायलटों को खत्म कर देंगे? युद्ध सबसे विनाशक फेज में पहुंच चुका है। रूस यूक्रेन को मिसाइलों से बांट रहा है।
यूक्रेन रूस को ड्रोन से दहला रहा है। ज़ेलेंस्की सेना को लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल चुकी है, जिससे वो क्रीमिया को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन को जल्द ही F-16 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। इसके लिए यूक्रेनी पायलटों की ट्रेनिंग होने वाली है। अगर यूक्रेन को F-16 विमान मिल गए तो यूक्रेन रूसी इलाकों को कब्रगाह बना देगा। इसीलिए पुतिन ने एंटी F-16 प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन के उन पायलटों को खत्म कर रहे हैं जो F-16 की ट्रेनिंग लेने वाले हैं। पुतिन के इसी प्लान के तहत एक हफ्ते में यूक्रेन के 9 पायलट मारे जा चुके हैं। 29 अगस्त को बाखमुत में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए। इसमें यूक्रेन के 6 पायलट्स की जान चली गई। 25 अगस्त को 2 एयरक्राफ्ट टकरा गए। इसमें यूक्रेन के 3 पायलट्स की मौत हो गई। इस तरह से एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेन के 9 पायलट खत्म हो गए। यूक्रेन के जिन 9 पायलटों की मौत हुई है वो या तो F-16 की ट्रेनिंग लेने के लिए चुने गए थे या आने वाले वक्त में उन्हें चुना जा सकता था। पुतिन के प्लान के तहत रूसी सेना यूक्रेनी पायलट्स को मौत के घाट उतार रही है। असल में पुतिन के टारगेट पर यूक्रेन के वो 32 पायलट हैं जिन्हें F-16 की ट्रेनिंग मिलने वाली है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक उन 32 पायलट्स को मारने के लिए पुतिन ने खुफिया एजेंट तैनात कर दिए हैं। ये मौका पाते ही यूक्रेनी पायलट्स को मार रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट की जो टक्कर हो रही है वो पुतिन के एजेंट्स ही करवा रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन के पायलट मारे जा रहे हैं। पुतिन का ऑपरेशन F-16 एक्टिवेट हुआ। एक हफ्ते में 9 यूक्रेनी पायलट्स की मौत हुई तो पूरे यूक्रेन में हड़कंप मच गया। अब यूक्रेन ने अपने सभी पायलट्स को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया है। अगर पुतिन के कातिलाना प्लान से यूक्रेनी पायलट्स नहीं बच पाए तो नेटो की F-16 वाली युद्ध नीति शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो स्कोव से है। स्कोव हमले का पहला वीडियो सामने आया है। वीडियो में ड्रोन विमान पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। IL-76 विमान ड्रोन हमले से पूरी तरह से खाक हो गया, लेकिन किस तरह से ये ड्रोन जाकर गिरा वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ड्रोन विमान की वाई विंग पर गिरा था, बाईं तरफ की विंग पर जाकर ड्रोन गिरा और किस तरह की तस्वीरें सामने आई देखिए। उसके बाद ये IL-76 जलकर खाक हो गया। सिर्फ IL-76 ही नहीं, इसके अलावा एक Tu-22 बॉम्बर भी जलकर खाक हो गया था। लेकिन ये तस्वीर साफ तौर पर दिखाती है कि कैसे बाईं विंग पर जाकर गिरा ये ड्रोन। 30 अगस्त को हुआ था स्कोव पर हमला, जिसकी वजह से रूस को बड़ा नुकसान हुआ था। 6 IL-76 विमान तबाह हो गए थे और इसके अलावा एक Tu-22 बॉम्बर भी तबाह हो गया था। लेकिन ये तस्वीरें जो कैप्चर की गई हैं इसमें साफ तौर पर दिखता है कि कैसे यूक्रेन का ड्रोन आता है और IL-76 विमान के बाईं ओर के विंग पर जाकर गिर जाता है। देखिए ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरह से इस ड्रोन ने IL-76 पर आकर अटैक किया और IL-76 जलकर खाक हो गया। सितंबर की शुरुआत के साथ ही नेटो देशों की फिक्र भी बढ़ गई है। अमेरिका को पता है कि पुतिन एक बार फिर विंटर के तहत यूक्रेन में बिजली और पानी की सप्लाई सिस्टम को बंद करने के लिए खास मिशन चलाएंगे। पिछले साल भी बर्फबारी में यूक्रेन को लाचार कर सरेंडर मोड में लाने की भरपूर कोशिश हुई थी।
यही वजह है कि नेटो देश अब जल्द यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई करने वाले हैं, ताकि सर्दियों की शुरुआत तक यूक्रेन कमजोर ना पड़े और पुतिन का ऑपरेशन विंटर बेकार ना हो। यूक्रेन लड़ रहा है, मुकाबला भी कर रहा है, लेकिन रूस ने जितनी ताकत लगाई है उससे बचने के लिए यूक्रेन को नई ताकत और हथियारों की जरूरत है। अमेरिका और नेटो के ताकतवर देशों को पता है कि रूस अब युद्ध में और विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सितंबर की शुरुआत हो चुकी है और सर्द मौसम करीब आ रहा है। यही वजह है कि कुछ हथियारों की लिस्ट फाइनल कर दी गई है, जिसे जल्द ही यूक्रेन भेजा जाएगा। बर्फबारी में जमीन पर लड़ाई मुश्किल होती है, इसलिए रूस अपनी वायुसेना का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन को ऐसे हमलों से मुकाबले के लिए अमेरिका एयर टू एयर मिसाइल देने जा रहा है। अमेरिका मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल देने वाला है। अमेरिका के इस मिसाइल का नाम अमराम है। अमराम मिसाइल F-16 फाइटर जेट से दागी जा सकती है। अमेरिका जानता है कि यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर एयर डिफेंस की तैनाती मुमकिन नहीं है, इसलिए F-16 की ट्रेनिंग पूरी होते ही यूक्रेन की वायुसेना को एयर टू एयर मिसाइलें दे दी जाएंगी, ताकि रशियन फाइटर जेट्स को खतरा महसूस हो। अमेरिका ने मिसाइल बनाने वाली कंपनी को प्रोडक्शन तेज करने को कहा है। यूक्रेन भेजे गए ज्यादातर लेपर्ड टैंक्स रूस के हमले में नष्ट हो चुके हैं। अमेरिका टैंकों की कमी को पूरा करने की कोशिश भी करेगा। यूक्रेन में जल्द अमेरिकी अब्राम्स टैंक का एक्शन देखने को मिल सकता है। सितंबर में यूक्रेन को 10 अब्राम टैंक्स मिलने वाले हैं। अगले 15 दिनों में अमेरिका का टैंक यूक्रेन पहुंच जाएगा। यूक्रेन के पास अगले कुछ महीनों में कुल 31 अब्राम्स टैंक होंगे। अमेरिका के अब्राम्स टैंक की गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक टैंकों में होती है। इसके अलावा इसमें 120 mm की गन लगी हुई है, जो किसी भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को मार गिरा सकती है। अमेरिका के इस टैंक में यूरेनियम आर्मर लगा हुआ है, जो दुश्मन के हमले को नाकाम कर देता है। अब्राम्स के आते ही यूक्रेन की सेना इस टैंक से हमले शुरू कर देगी, क्योंकि अब्राम्स के आने से पहले ही यूक्रेनी फौज को इस टैंक को ऑपरेट करने का तरीका सिखा दिया गया है। यूक्रेन के 200 जवानों को ट्रेनिंग दी गई है। यूक्रेन के जवानों को ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजा गया था। अब्राम्स से हमले के साथ इसमें आई किसी खराबी को ठीक करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। ब्रिटेन भी यूक्रेन की मदद करने वाला है। ब्रिटेन ने हॉवित्जर बनाने वाली एक बड़ी कंपनी को यूक्रेन भेजा है। मकसद ब्रिटिश हॉवित्जर का प्रोडक्शन यूक्रेन में ही कराना है, ताकि हॉवित्जर को भेजने का समय बच सके। यूक्रेन में हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर कई और कंपनियां मौजूद हैं, ताकि यूक्रेन में ड्रोन और गोला बारूद भी बनाया जा सके। इन हथियारों के अलावा अमेरिका से एक नई खेप भी यूक्रेन पहुंचने वाली है। F-16 फाइटर जेट और अब्राम्स, इन दोनों पर फिलहाल यूक्रेनी फौज भरोसा जता रही है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि इस बार भी यूक्रेन किसी तरह से सर्द मौसम बिता लेगा और रूस को कामयाबी नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नए यूक्रेनी सुसाइड ड्रोन का वीडियो जारी किया गया है। कार्डबोर्ड सुसाइड ड्रोन से टेस्ट अटैक भी किया गया। यूक्रेन ने जारी किया है नए ड्रोन का ये वीडियो। इसी ड्रोन से कुर्स्क के रूसी एयरफील्ड पर अटैक किया गया था। कुर्स्क में कई रूसी प्लेन को नष्ट किया गया था और यही वो ड्रोन था जिससे यूक्रेन ने हमला किया था कुर्स्क एयरबेस पर।